दोस्तों, इलेक्ट्रो स्पीसीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रिज टू सक्सेस। तो आज 27 जुलाई है और आज हम कवर करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इन एन आरएलसी सर्किट ससेप्टेंस इज इक्वल टू। एक आरएलसी सर्किट में जो ससेप्टेंस होता है उस वो क्या होता है, उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म हमें समझना होगा कि ससेप्टेंस बोलते किसको है। ठीक है, तो ससेप्टेंस को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि ससेप्टेंस जो है वो एडमिटांस का एक पार्ट होता है। तो एडमिटांस क्या होता है कि एडमिटांस जो अलाउ करता है सर्किट एलिमेंट्स को। ठीक है, एडमिटांस अलाउ करता है सर्किट एलिमेंट्स को, ताकि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है या फिर जो डायरेक्ट करंट है वो फ्लो कर सके सर्किट में। ठीक है, देखिए, जो एडमिटांस है उसको हम लोग y इक्वल टू जी प्लस जे बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो g है हमारा वो कंडक्टेंस हो गया और जो हमारा b है वो ससेप्टेंस हो गया। अगर ससेप्टेंस के बारे में अगर स्पेसिफिकली अगर इसका एक डेफिनेशन बताया जाए तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ससेप्टेंस एक एक्सप्रेशन है रेडिनेस का। ठीक है, ससेप्टेंस एक एक्सप्रेशन है रेडिनेस का कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या सर्किट रिलीज करता है स्टोर्ड एनर्जी को जब करंट एंड वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है सर्किट में। ठीक है, और जो हमारा ससेप्टेंस है जिसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं वो दो तरह का होता है। एक कैपेसिटिव ससेप्टेंस होता है, एक इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है। ठीक है, तो आरएलसी सर्किट में जो ससेप्टेंस का जो फॉर्मूला हम लोग बता सकते हैं वो एक्स बाई जेड स्क्वायर से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों एक न्यूमेरिकल है। इसमें पूछ रहा है कि एक करंट दिया हुआ है आई इक्वल टू 10 + 10 sin t। ठीक है, एम्पियर्स इज पास थ्रू अ मूविंग आयरन टाइप एमीटर। इट्स रीडिंग विल बी, जो इसका रीडिंग होगा वो क्या होगा। देखिए, एक करंट है, एक एमीटर से हम लोग पास कर रहे हैं जो करंट को मेजर करता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे मूविंग आयरन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अगर यहाँ पे पीएमएमसी रहता तो पीएमएमसी सिर्फ डीसी को मेजर करता है, लेकिन जो मूविंग आयरन टाइप एमीटर है वो आरएमएस को मेजर करता है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, तो उसको निकालने का सबसे जो फॉर्मूला होगा वो देखिए, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आपने देख लिया कि आई इक्वल टू 10 + 10 sin t दिया हुआ है। ठीक है, तो जो उसका फार्मूला होता है कि देखिए, जहाँ पे जो 10 है वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का अपन स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये जो आप 10 देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला की तरह आता है कि Vm sin t लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब ये जो 10 है वो Vm है। ठीक है, तो इसको पहले आपको आरएमएस में चेंज करना होगा। तो इसके लिए 10/√2 का स्क्वायर कर लेते हैं अपन। ठीक है, आई आरएमएस है यहाँ पे, आरएमएस इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 100 मिल जाएगा प्लस वापस से 100 मिलेगा बाई 2। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो √150 आना चाहिए। तो अपन देख लेंगे कि ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। तो 2 का सी पे √150 दिया हुआ है। ठीक है, मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड। पूछ रहा है कि जब मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहे हैं अपन लोड तक तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे कंडीशन पे जब मैक्सिमम पावर को हम लोग डिलीवर करते हैं लोड में तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है वो हमेशा 50% होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि एट द, ये भी एक न्यूमेरिकल है। इसमें पूछ रहा है कि एट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन द पावर ट्रांसफर टू द लोड इज 70 वाट। मीन्स ये जो 70 वाट है ये इन्होंने अपन को एक आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल पावर जनरेटेड बाय द वोल्टेज सोर्स। मीन्स इनपुट पावर के बारे में ये लोग पूछ रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, पहले यहाँ पे हमने देख लिया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता होगा, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। ठीक है, अब देखिए,
मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन है, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी होगी वो 50% होगी, और परसेंट में दिया हुआ है तो बाई में 100 कर लेंगे। और यहाँ पे जो पावर आउटपुट हमें दिया हुआ है वो है 70 वाट, ठीक है, और पावर इनपुट हमें निकालना है। तो अगर इसको वापस से सॉल्व किया जाए, तो हमें जो पावर जो इनपुट मिलेगा वो होगा 70 इंटू 100 बाई 50, ठीक है। 50 से 100 टू बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 140, ठीक है। तो आंसर में देख लेते हैं, जो पावर इनपुट होगा मीन्स जो पावर जनरेट हो रहा है वो 140 होना चाहिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। उसी तरह जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन जो एमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की बात की गई थी, तो जो उसका आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड इन, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है किसी कंडक्टर का उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग सीमेंस पर मीटर में मेजर कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, जो ओम्स लॉ होता है वो किस में एप्लीकेबल होता है, तो देखिए, जो ओम्स लॉ होता है वो ना ही सेमीकंडक्टर्स में एप्लीकेबल होता है, ना ही वैक्यूम ट्यूब्स में, और ना ही इलेक्ट्रोलाइट्स में एप्लीकेबल होता है। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो होता है नन ऑफ दिस। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक टर्म ध्यान रखना है, कंडक्टर को। तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो हम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगा। 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू नेग्लेक्ट अ वोल्टेज सोर्स द टर्मिनल्स अक्रॉस द सोर्स आर, अगर नेग्लेक्ट करना है एक वोल्टेज सोर्स को, द टर्मिनल्स अक्रॉस द सोर्स, उसको हम लोग टर्मिनल्स जो रहता है वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में उसको हम लोग क्या कर देते हैं, तो देखिए, आपने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े होंगे जैसे थेवेनिन सुपरपोजिशन थ्योरम। जब आप सर्किट को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम अपन क्या करते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स, अगर एक एटम लूज करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को तब ये क्या बन जाता है, तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक समान संख्या में होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। थैंक यू।